नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आधुनिक राजनीति। आधुनिक राजनीति या आधुनिक उपागम। परंपरागत राजनीति क्या होती है और आधुनिक राजनीति क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। परंपरागत राजनीति के बारे में पहले ही वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब के ऊपर। आधुनिक राजनीति क्या है, इसके दो तथ्य मिलते हैं कि आधुनिक राजनीति का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ माना जाता है, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो आधुनिक राजनीति का जो प्रारंभ है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू हुआ था। क्योंकि अगर द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यदि आधुनिक राजनीति होती तो ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध होता ही नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यह सोचा समझा गया कि पूरे विश्व को एक कैसे किया जाए, तो अचानक उसकी राजनीति में, परंपरागत राजनीति के अंदर बदलाव होता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 के बीच में ये युद्ध हुआ था। अब ये प्रश्न करें कि आधुनिक राजनीति उपागम जो है, इसका प्रारंभ कौन से देश से हुआ था? इसके प्रारंभ हुआ था ब्रिटेन देश से, ठीक है, और उसके बाद में हुआ था अमेरिका के अंदर। तो मुख्य रूप से इसका प्रारंभ पूछा जाए तो ब्रिटेन से, और उसके बाद में यह अमेरिका के अंदर भी फैल गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर 1908 के अंदर ब्रिटेन के निवासी कौन कौन? ग्राहम वालास व ऑर्थर बेंटले ये दो व्यक्तियों ने अपनी पुस्तक प्रकाशित करते 1908 में। अभी बताऊंगा कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी। ग्राहम वालास और ऑर्थर बेंटले ने पुस्तक प्रकाशित की 1908 के अंदर, और इन पुस्तकों के अंदर उन्होंने इस पुस्तकों के अंदर कहा कि परंपरागत राजनीति क्या हो गई, पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, और हमारे सामने अब कौन सी राजनीति आ गई है? आधुनिक राजनीति आ गई है। क्योंकि उन्होंने आधुनिक राजनीति के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे कि मैं बताऊं, शक्ति, सत्ता, अभिजन वर्ग, ठीक है, समाज विज्ञान, ठीक है। तो इस तरह के कुछ शब्द थे, ठीक है। व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार, समूह का व्यवहार, राजनीति में व्यवहार कैसा होता है, तो ये जो चीजें हैं, ये नए शब्द आए थे राजनीति के अंदर। और इसी के कारण ग्राहम वालास को और ऑर्थर बेंटले जो कि ब्रिटेन के थे, इन दोनों लोगों को ही आधुनिक राजनीति का जनक कहते हैं, अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखें। उसके बाद में, ये तो हो गई ब्रिटेन की बात में। देखो, चार्ल्स मेरियम का आपने नाम सुना होगा, और इसका शिष्य था हेराल्ड लासवेल, ठीक है। पुस्तक मैं बाद में बताऊंगा। इन्होंने 1925 के लगभग, इन्होंने भी आधुनिक राजनीति के बारे में चर्चा की थी अमेरिका के अंदर। जिस प्रकार से ग्राहम वालास और ऑर्थर बेंटले ने बताया था, उसी प्रकार से इन लोगों ने भी बताया था। तो आज ये हमने देखा कि आधुनिक राजनीति का जनक कौन सा देश है, तो ब्रिटेन है। इसके अलावा कौन सा है? अमेरिका है। तो ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर आधुनिक राजनीति की शुरुआत हुई थी, लेकिन मुख्य जो केंद्र है वो तो क्या है? ब्रिटेन है। मुख्य केंद्र कैसा है? ब्रिटेन के अंदर। और ग्राहम वालास और ऑर्थर बेंटले को आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। आधुनिक राजनीति का प्रारंभ भले ही अमेरिका में शुरू हो गया हो, लेकिन अमेरिका में जो आधुनिक राजनीति का प्रारंभ हुआ था वो इतना उसको मान्यता नहीं मिली। ब्रिटेन के अंदर 1908 के अंदर 2 पुस्तकें प्रकाशित होती है, और जब उन पुस्तकों को पढ़ा गया तब ये लगा कि लोगों को कि ये आधुनिक राजनीति के विचारक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा
कि आधुनिक राजनीति का जो प्रारंभ है वो कहाँ से शुरू हुआ, तो इसका आंसर ब्रिटेन भी होगा और अमेरिका भी होगा। यानी कि देखो ब्रिटेन के अंदर 1908 के अंदर प्रकाशित होती है, तो इसका सही आंसर ब्रिटेन है। और उसके बाद में पूछा कि आधुनिक राजनीति का 2 नंबर का जो विकास करने वाला जो राज्य है, जो देश है, वो है अमेरिका। कि ब्रिटेन ने तो 1908 के अंदर इन 2 पुस्तकों के माध्यम से आधुनिक राजनीति को प्रारंभ किया। और अमेरिका जहां है, अमेरिका है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि 1914 से लेकर 1918 का जो समय है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस आधुनिक राजनीति का प्रारंभ किया था। तो आप इसे समझ लीजिए। अब देखिए 1908 में जब इंग्लैंड के अंदर 2 राजनीतिक ये कृतियां प्रकाशित होती है, और किस किस की, ग्राहम वालास की और आर्थर बेंटले की। ग्राहम वालास और आर्थर बेंटले दोनों को ही आधुनिक राजनीति का अग्रदूत या जनक कहा जाता है। तो अब आपसे प्रश्न ये है कि आधुनिक राजनीति का जनक ग्राहम वालास और आर्थर बेंटले को कहा जाता है, तो ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। इनकी पुस्तक कहाँ प्रकाशित हुई? ब्रिटेन में प्रकाशित हुई। तो मुख्य जो केंद्र था आधुनिक राजनीति का वो था ब्रिटेन। क्या था? ब्रिटेन। और ब्रिटेन के बाद में कौन सा था? अमेरिका था। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 18 के बीच में, और ब्रिटेन ने तो 1908 में इन पुस्तकों के माध्यम से बताया था दुनिया को कि आधुनिक राजनीति प्रारंभ हो चुकी है। अब ये पुस्तक पूछी जाती है इनकी, कभी कभी मिलाने में पूछ लेती है कि ग्राहम वालास, ठीक है, तो ग्राहम वालास ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और इसका हिंदी में अर्थ होता है राजनीति में मानव प्रकृति। आर्थर बेंटले जो है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार की शासन प्रक्रिया, ये पुस्तक दोनों ही क्या है 1908 में प्रकाशित होती है। तो आप जरूर इसे ध्यान में रखें। तो आप आधुनिक राजनीति का जो प्रारंभ है वो ब्रिटेन ही समझे। ब्रिटेन के अंदर आधुनिक राजनीति का जन्म हुआ, तो उस समय देखो अनुभववाद तो चल ही रहा था पहले से ही। अनुभववाद की जो प्रणाली थी, परंपरागत राजनीति में अनुभववाद की ज़्यादा उपयोगिता थी, लेकिन अब इस अनुभववाद को यहाँ पे मोड़ा जाता है, थोड़ा बदला जाता है। और इस अनुभववाद का क्या लोगों ने कहा कि ये मनोविज्ञान के आधार पे हो अनुभववाद, वो समाज विज्ञान के आधार पे ये अनुभववाद हो, और परिमाण मात्रा के आधार पे अनुभववाद हो, शक्ति पावर, ठीक है, और अभिजन वर्ग के आधार पर ये अनुभववाद हो। इस तरह की ये शब्दावली आना शुरू कर दी थी। तो अब क्या होता है कि ग्राहम वालास ने क्या किया कि जो ग्राहम वालास है उसने इस मनोविज्ञान के आधार पर, मनोविज्ञान की प्रेरणा से राजनीति के अध्ययन में व्यक्ति के व्यवहार पर प्रमुखता दी। यह प्रश्न भी कई बार आता है एग्जाम के अंदर कि निम्न में से कौन सा जो व्यक्ति है जिसने मनोविज्ञान की प्रेरणा से राजनीति के अध्ययन में व्यक्ति के व्यवहार को प्रमुखता दी। ठीक है, तो मतलब राजनीति के अंदर साइकोलॉजी को अपनाने वाला जो व्यक्ति था वो ग्राहम वालास था। कौन था? ग्राहम वालास था। अगला प्रश्न देखो, आर्थर बेंटले ने क्या किया कि इसने समाज विज्ञान को अपनाया। किसने अपनाया? समाज विज्ञान को अपनाया। और मनोविज्ञान को किसने अपनाया? ग्राहम वालास ने अपनाया। तो आर्थर बेंटले ने समाज विज्ञान की प्रेरणा से राजनीति में समूह के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ पर केवल व्यक्ति है, केवल एक व्यक्ति के व्यवहार पर अध्ययन की बात की थी ग्राहम वालास ने। और समूह, बहुत सारे व्यक्तियों के समूह यानी समूह के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किसने किया था? आर्थर बेंटले ने किया था। अब 1908 के बाद में 5-10 साल जब पूरे होते हैं उसके बाद में चार्ल्स मेरियम आता है, अमेरिका का था ये। इसने एक बुक लिखी थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ये बुकें बहुत कीमती है, परीक्षाओं के अंदर आती रहती है। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में लिखी गई थी। इसने क्या किया कि राजनीति के अध्ययन को अधिक आनुभाविक और वैज्ञानिक बनाने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आनुभाविक शब्द केवल परंपरागत राजनीति में ही उपयोगी है, ठीक है, यानी कि अब जो अनुभव हो रहा है वो अलग हिसाब से हो रहा है, बनाने के लिए मनुष्य की राजनीति के व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया
कि मनुष्य की राजनीति के व्यवहार पर, यहाँ मनुष्य की राजनीति के व्यवहार पर अध्ययन पर बल दिया जा रहा है। किसके द्वारा? चार्ल्स मेरियम के द्वारा। आधुनिक राजनीति के समर्थक कौन कौन से हैं? ग्राहम वालास, आर्थर बेंटले, ये तो जनक है। चार्ल्स मेरियम और उसका शिष्य हेराल्ड लासवेल, ये अमेरिका के रहने वाले थे, ये भी इनके समर्थक हैं। इसके अलावा और कौन है? तो सारे एक सूत्र के अंदर मैंने इनको पिन्हो लिया है, तो ये सूत्र आप जरूर याद रखें। आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक तो याद रखें, तीन तो आ, तीन क्या है? तीन तो आ याद रखना, दो के याद रखना, फिर है गांव में माँ लाई। ठीक है, अब गांव के अंदर माँ लेके आती है क्या? तीन तो आ लेके आती है और दो के लेके आती है, ये याद रखना। तीन तो आ कितना? तीन, और के कितना लेके आती है? दो। कौन लेके आती है? गांव में माँ लेके आती है। तो तीन आ, दो के, ग्राम में माँ लाई, ये सूत्र आप याद रखना। देखते हैं कि तीन आ का मतलब क्या है। तो पहले का मतलब आप आर्थर बेंटले, आ से आर्थर बेंटले। दूसरा आ का मतलब ऑगस्ट काम्टे। देखो ऑगस्ट काम्टे प्रत्यक्षवाद का जनक कहलाता है, ये प्रत्यक्षवाद का जनक कहलाता है, क्योंकि उसने कहा था कि प्रत्यक्ष के लिए हमें मूल्यों के साथ साथ तथ्यों पर भी बल देना चाहिए। अर्थात मूल्य और तथ्यों के आधार पर जो बात कही जाती है, जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वो प्रत्यक्षवाद है। किसके अकॉर्डिंग? ऑगस्ट काम्टे के अकॉर्डिंग। तो मूल्यों को साथ साथ तथ्यों पर बल दिया, और तथ्य क्या है? आधुनिक राजनीति का पॉइंट है। और तीसरा आ का मतलब आमंड पावेल, आप जरूर याद रखना। तो तीन तो आ गए। अब दो के का मतलब क्या है? पहले का मतलब है केटलिन और दूसरे का मतलब केपलोन। तो पहले का केटलिन याद रखे, दूसरे का केपलोन याद रखे। फिर ग्राम, तो ग्राम का मतलब ग्राहम वालास याद रखे। फिर मे का मतलब क्या याद रखोगे? चार्ल्स मेरियम, चार्ल्स मेरियम। और माँ का मतलब मॉर्गेनथाउ, माँ का मतलब मॉर्गेनथाउ। और ला का मतलब लासवेल, हेराल्ड लासवेल, हेराल्ड लासवेल। ठीक है, हेराल्ड लासवेल। और ली का मतलब डेविड ईस्टन, ई का मतलब डेविड ईस्टन। तो ये विद्वान है जो आधुनिक दृष्टिकोण या आधुनिक राजनीति की क्या है? समर्थक है। जिसके अंदर अब हम बात करेंगे कि प्राचीन राजनीति थी जो अनुभव के आधार पर थी, जो हमने देखा, जो कुछ कहा, वो राजनीति है। तो परंपरागत राजनीति में कुछ राजनीति के अंदर कुछ शब्द चला करते थे, उन शब्दों के स्थान पर नए शब्द आ गए हैं आधुनिक राजनीति के अंदर। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ कि पदों के स्थान पर आधुनिक राजनीति में कौन सा शब्द आ गया है। तो बताओ, सोच के बताओ। आपके सामने ये ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। बताओ कि पदों के स्थान पर कौन सा जो है शब्द सामने आ गया है। राजनीतिक प्रणाली, कृत्य, भूमिका या संरचना। बताइए, आपके सामने नहीं आ रहा ना। तो पदों के स्थान पर भूमिकाएं आई है। तो देखिए, अब राज्य, स्टेट। अब राज्य स्टेट की जगह, इसका मतलब की जगह, इनके जगह पर, की जगह पर क्या आया है? राजनीतिक प्रणाली, यानी कि स्टेट के स्थान पर राजनीतिक प्रणाली आ गया, पॉलिटिकल सिस्टम। शक्तियां, पावर्स के स्थान पे हो गया कृत्य, फंक्शंस। ठीक है, कृत्य आ गया। पदों, ऑफिसर्स के स्थान पे क्या आ गई? भूमिकाएं आ गई, रूल्स हो गई। भूमिकाएं, रूल्स नहीं, रोल्स। संस्थाओं, इंस्टीट्यूशन जो होती थी, वहां अब जो नया शब्द आ गया वो आ गई संरचनाएं, स्ट्रक्चर, ढांचा। लोकमत, पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन के स्थान पर, लोकमत के स्थान पे आ गया राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, जिसको पॉलिटिकल कल्चर कहेंगे। नागरिकता की शिक्षा, सिटीजनशिप एजुकेशन या सिटीजनशिप ऑफ एजुकेशन, इसके स्थान पे क्या हो गया? राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशियलाइजेशन, ये आ गया। तो ये शब्द जरूर आप याद रखें।
ठीक है ना। उल्टा भी पूछ सकता है कि प्राचीन समय में यानी आधुनिक राजनीति के अंदर जो राजनीतिक संस्कृति है उसके स्थान पर परंपरागत राजनीति में क्या था, तो परंपरागत राजनीति में क्या था, लोकमत था। ठीक है। अब राजनीतिक समाजीकरण है तो उसके स्थान पे क्या था, पहले नागरिकता की शिक्षा थी। संरचनाओं के स्थान पे क्या था, पहले क्या था, संस्थाएं। आज जो संरचनाएं हैं, आज इसको अपन संस्था कहेंगे, संरचना कहेंगे, ढांचा कहेंगे, वो पहले संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। भूमिकाओं को हम कहते थे पद, और कृत्य के स्थान पे क्या, कृत्य को पहले हम क्या कहते थे, शक्तियाँ कहते थे, और राजनीतिक प्रणाली को पहले हम क्या कहते थे, स्टेट कहते थे। तो कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ये शब्द आपके लिए बहुत उपयोगी है। बात करेंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण, राजनीति के आधुनिक उपागम के अंदर विधियाँ देखी जाए तो क्या है, समाज वैज्ञानिक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, व्यवहारवाद पद्धति और आगमनात्मक पद्धति। ठीक है। यहाँ पर कोई मानकीय पद्धति या अनुभवजन्य वाली पद्धति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो परंपरागत राजनीति की क्या है, विधियाँ होती है। समाज और वैज्ञानिक पद्धति, समाज वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार या जनक जैसे देखा जाए राजनीति के क्षेत्र में तो डेविड स्टन व आमंड पावेल ने सबसे पहले राजनीति के क्षेत्र में समाज वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था। उसी तरह से हम देखें कि राजनीति के क्षेत्र में सबसे पहले लासवेल और फ्रॉइड, इन्होंने मनोविज्ञान को राजनीति के क्षेत्र में लाया और मनोविज्ञान के हिसाब से लोगों के व्यवहार को जांचा। व्यवहारवाद विधि, व्यवहारवाद विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है। व्यवहारवाद का जनक डेविड स्टन को माना जाता है। डेविड स्टन ने किया कि मनुष्य का जो प्रेक्षण योग्य जो व्यवहार, जो अध्ययन करने योग्य उसका जो व्यवहार है, उसका अध्ययन किया तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, तो उसने व्यवहारवाद दिया था। राजनीतिक और सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य के प्रेक्षण योग्य व्यवहार से इसका संबंध है। इसमें तथ्यों के संग्रहण, विश्लेषण, गणितीय मॉडल, सांख्यिकीय अनुरूपण उपकरणों का सहारा लिया जाता है। तो इस तरह की देखकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी विधि होती है, व्यवहारवाद विधि। आगमनात्मक पद्धति सबको पता है कि विशेष से सामान्य की ओर जो नियम निकलते हैं वो है, विशेष से सामान्य नियम बनाए जाते हैं वो आधुनिक राजनीति में बनाए जाते हैं, और जो सामान्य से विशेष नियम बनाए जाते थे वो परंपरागत राजनीति में बनाए जाते थे, क्योंकि वो परंपरागत राजनीति की क्या है, विधियाँ है। अब हम बात करेंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या क्या है। नाम से ही पता लग जाएगा कि आपको ये आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता है या नहीं। देखो, वैज्ञानिक पद्धति है। जब वैज्ञानिक पद्धति इसके अंदर आई सामने, तब परंपरागत राजनीति की जो आनुभाविक पद्धति और मानकीय पद्धति को पीछे छोड़ दिया है। हमें यह समझना होगा कि आनुभाविक पद्धति क्या होती है, कि ऐसी पद्धति जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। हमने अपनी आँख, कान, नाक, त्वचा से स्पर्श करके कोई चीज़ का पता लगाया और उससे जो ज्ञान मिला, उससे जो निष्कर्ष मिला, वो है आनुभाविक। मानकीय पद्धति जिसके अंदर हम शुभ, अशुभ, नैतिक और अनैतिक ऐसी चीज़ों को देखते हैं, शुभ, अशुभ, नैतिक, अनैतिक, वो हमारी मानकीय मेथड हुआ करता था। तो ये दोनों ही जो है, दोनों ही मेथड परंपरागत राजनीति की विशेषताएं हैं। तो जब वैज्ञानिक पद्धति आई तो इन दोनों मेथडों को क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया, और अब केवल वैज्ञानिक पद्धति के कारण क्या हुआ कि समाज के अंदर मनोविज्ञान आया, मनोविज्ञान आ गया। ठीक है, व्यवहारवाद आ गया, व्यवहार आ गया। तो व्यवहारवाद और मनोविज्ञान के आधार पर अनुभववाद को अपनाया है। मूल्य मुक्त अध्ययन, क्योंकि परंपरागत राजनीति आदर्शों पे चलती थी, मूल्य पे चलती थी। अब यह मूल्य मुक्त अध्ययन है। यहाँ पर केवल हम तथ्यों पर बल देंगे। किस पे बल देंगे? तथ्यों के ऊपर, व्यवहार के ऊपर बल दिया जाएगा। यहाँ पर तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक और समस्यात्मक समाधान, ये भी इसकी विशेषता है। विषय अंत अनुशासनात्मक, यानी कि बहुत सारे विषयों को मिलाकर जो है आधुनिक दृष्टिकोण को समझा जाता है। यानी कि यहाँ पर अंत अनुशासनात्मक का मतलब यह है कि एक ही चीज़ को पकड़ कर नहीं रखे,
आप यदि आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति को समझना चाहते हो ये, तो उसमें बहुत सारे विषय शामिल करके अपना आधुनिक दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। तो यहाँ विषय अनुशासनात्मक है, बहुत सारे विषयों को एक करना। शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। भाई शोध सिद्धांत तो करते ही रहेंगे, आधुनिक राजनीति यही कहती है कि शोध सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए। नहीं करोगे तो इसरो क्या करेगा, नहीं करोगे तो नासा क्या करेगा, नहीं करेंगे तो उपग्रह क्या होंगे, किस तरह से तकनीक का विकास होगा। तो हमें शोध और सिद्धांत में कार्य करना चाहिए। यथार्थवादी अध्ययन पर यह बल देता है। और भी बहुत सारी इसकी विशेषताएं हो सकती है, जैसे कि आप देखें कि यह अनौपचारिक सिद्धांतों पर बल देता है या अनौपचारिक व्यवहार पर बल देता है। जो औपचारिक सिद्धांतों पर बल देता है वो क्या होता है, परंपरागत राजनीति होती है। यह अनौपचारिक, यह तथ्यात्मक होती है, जबकि परंपरागत राजनीति वर्णनात्मक हुआ करती थी, दार्शनिक हुआ करती थी। तो ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं।